डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने रिसर्च के उद्देश्य एवं रिसर्च के महत्व के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम रिसर्च के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्चेस। बहुत सारे अलग अलग जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने रिसर्च को अपने अपने तरीके से क्लासिफाई किया है। मैं यहाँ पर C.R. कोठारी की बुक को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड बुक है रिसर्च में जो कि इंडिया में प्रयोग की जाती है और बहुत अच्छी भी है। तो आइए देखते हैं C.R. कोठारी के अनुसार डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च कौन कौन सी होती है। तो रिसर्च के या शोध के मूल प्रकार इस प्रकार हैं। सबसे पहले है वर्णनात्मक बनाम विश्लेषणात्मक रिसर्च, यानी कि डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च। मतलब C.R. कोठारी के अनुसार शोध या तो वर्णनात्मक हो सकता है या विश्लेषणात्मक हो सकता है। वर्णनात्मक मतलब कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो सकती है या एनालिटिकल रिसर्च हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किसे कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी कि वर्णनात्मक शोध। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन करना। वर्णन करना मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के बारे में विस्तार से लिखना। मतलब उसकी सारी जो जानकारी है उससे संबंधित उसका खोज करके जैसी है उसको वैसा का वैसा ही लिखना या वर्णन करना एक तरह से वर्णनात्मक रिसर्च कहलाता है। तो जो हमारी सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंसेस की जो रिसर्चेज होती हैं और जो व्यावसायिक शोध होते हैं मतलब कि बिजनेस रिलेटेड जो स्टडीज़ होती हैं, ये अधिकतर वर्णनात्मक स्टडीज़ ही होती हैं, जिसमें हम किसी सिचुएशन मतलब किसी भी परिस्थिति, वस्तु या स्थान या व्यक्ति के बारे में पूर्ण रूप से वर्णन करते हैं, डेटा एकत्र करते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं, मतलब उसका वर्णन करते हैं कि क्या है, कब है, क्यों है, कैसे है, ये सभी चीज़ें हम उसमें बताते हैं। जो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है उसमें मुख्य तौर पर सर्वे मेथड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सर्वे मेथड के द्वारा ही हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या परिस्थिति के बारे में डेटा को एकत्र करते हैं और उस डेटा के हिसाब से हम उस विशेष परिस्थिति का वर्णन करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही एक प्रकार है जिसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं, जिसको हिंदी में हम कार्योत्तर शोध भी कह सकते हैं। मतलब कार्य होने के बाद किया गया शोध, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है और बहुत अधिक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आता भी है कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही एक प्रकार है। ज़्यादातर जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड स्टडीज़ होती हैं उनमें हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का प्रयोग करते हैं। इस पद्धति में यह देखा जाता है कि क्या हुआ है या क्या हो रहा है, इस बात की खोज की जाती है। साथ ही कोई चीज़ हुई है तो उसके कारणों का भी हम इसमें पता लगा सकते हैं, परंतु इसमें हम एनालाइज नहीं करते, केवल जैसी सिचुएशन होती है उसको वैसा का वैसा ही डिस्क्राइब कर देते हैं, मतलब उसका वर्णन कर देते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखना चाहते हैं कि कोरोना काल के बाद लोगों की खरीदारी की जो आवृत्ति है या उनका लोगों का खरीदारी का जो पैटर्न है उसमें क्या बदलाव आया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का सहारा लेंगे कि हमें खरीदारी से संबंधित डेटा एकत्र करके और उसका वर्णन कर देना है, क्या बदलाव आया, कब आया, कैसे आया, ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं। इसी के हिसाब से अगर हम लोगों की प्रेफरेंस देखना चाहते हैं, लोगों की प्राथमिकताएं देखना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ें हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंतर्गत आती हैं। इस रिसर्च में जो रिसर्चर होता है उसका वेरिएबल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि जो सिचुएशन जैसी है वैसी की वैसी ही उसको रिपोर्ट करनी है, उसको अपनी तरफ से कोई एनालाइज नहीं करना या वेरिएबल्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना है। दूसरी रिसर्च होती है हमारी विश्लेषणात्मक
रिसर्च या विश्लेषणात्मक शोध, जिसे हम इंग्लिश में एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। एनालाइज करना मतलब कि विश्लेषण करना, यानी कि विश्लेषण करना होता है किसी भी चीज़ के बारे में प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना या प्रासंगिक जानकारी की खोज करना, कि मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति अगर वो वैसी है तो क्यों है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले डेटा को एकत्र करते हैं और फिर अपनी परिकल्पना, जो हमने परिकल्पना बनाई है, उसको टेस्ट करने के लिए उस डेटा का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हमने परिकल्पना बनाई कि अधिक मोबाइल देखने से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है, तो हम पहले डेटा एकत्र करेंगे कि मोबाइल देखने का पैटर्न छोटे बच्चों का और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, और फिर उसको हम अपनी हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना को टेस्ट करने के लिए एनालाइज करेंगे, डीपली एनालाइज करेंगे। इस प्रकार की रिसर्च को हम विश्लेषणात्मक रिसर्च कहते हैं या एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। इस रिसर्च में जो चर यानी कि वेरिएबल्स होते हैं उन पे शोधकर्ता का नियंत्रण होता है, क्योंकि हम एक वेरिएबल को कंट्रोल रखकर दूसरे का प्रभाव उसके ऊपर देख सकते हैं। इस तरह से मतलब हम वेरिएबल्स को अपने अकॉर्डिंग या अपनी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि शोध या तो वर्णनात्मक होगा या विश्लेषणात्मक होगा। वर्णनात्मक शोध में हमारा कार्य केवल वर्णन करना है या कारणों का पता लगा सकते हैं, लेकिन हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, हम कुछ एनालाइज नहीं कर रहे। जबकि जो विश्लेषणात्मक शोध होता है उसमें हम एक हाइपोथेसिस बनाकर जो डेटा हमारे पास आया है उसको हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए विश्लेषण करते हैं या एनालाइज करते हैं। दूसरे प्रकार के जो शोध होते हैं जिनको हमने व्यवहारिक बनाम मौलिक शोध का नाम दिया है, मतलब अप्लाइड रिसर्च वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च। जो अप्लाइड रिसर्च होती है उसको हम हिंदी में व्यवहारिक शोध कहते हैं। मतलब कि ये जो व्यवहारिक शोध होते हैं ये किसी समस्या के समाधान के लिए या किसी तत्कालीन समस्या का पता लगाकर उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए किए जाते हैं। इन शोध को हम व्यवहारिक शोध कहते हैं। जितनी भी हमारी सामाजिक, व्यावसायिक या अन्य प्रकार की समस्याएं होती हैं उन सभी के समाधान के लिए भी व्यवहारिक या अप्लाइड रिसर्च की जाती है। बहुत सारी आर्थिक समस्याएं, राजनीतिक रुझान और सामाजिक और व्यावसायिक समस्या को पहचान कर उसका हल करने के लिए या किसी चीज़ का मूल्यांकन करने के लिए या मार्केटिंग रिसर्च, ये सभी अप्लाइड रिसर्च के उदाहरण होते हैं। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा कोई प्रोडक्ट है उसकी बिक्री जो है वो कम हो रही है सामान्य से, तो हम उस पर एक अप्लाइड रिसर्च कर सकते हैं कि ऐसा क्या कारण है जिस वजह से हमारी बिक्री कम है। और जब हमें रिसर्च करके पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट में ये कमी है तो फिर उससे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अब जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगे वो उस समस्या से संबंधित, मतलब वह समस्या अब उस प्रोडक्ट में नहीं रहेगी। तो इस तरह के जो रिसर्चेज होती हैं उसको हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं, जो किसी समस्या के समाधान के लिए बनाई जाती हैं। दूसरी ओर मौलिक अनुसंधान, जिन्हें हम विशुद्ध अनुसंधान भी कहते हैं या फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। फंडामेंटल रिसर्च किसी सिद्धांत के निर्माण और सामान्यकरण से संबंधित होती है। फंडामेंटल शोध में नए सिद्धांत का सृजन होता है और ज्ञान की प्राप्ति केवल ज्ञान के लिए की जाती है। इसमें इसमें शोध का व्यवहारिक पक्ष जो है वो गौण होता है, जबकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए रिसर्च करना ये मेन उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए जितने भी हमारे साइंसेस, भौतिक साइंस, गणित, खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र के जो बेसिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या किसी प्राकृतिक घटना से संबंधित कोई शोध होता है, तो ये सभी हमारे मौलिक शोध के अंतर्गत आते हैं। मौलिक शोध के सिद्धांतों का प्रयोग करके फिर हम व्यवहारिक शोध करते हैं, मतलब व्यवहारिक समस्याओं को सॉल्व करते हैं।
मौलिक शोध का एक उदाहरण है जैसे गुरुत्वाकर्षण पर जो रिसर्च की गई है या लाइट की स्पीड पर रिसर्च करी गई है। तो ये सब चीज़ों का डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन ये सिद्धांत का निर्माण हो जाता है और उस सिद्धांत के निर्माण उस सिद्धांत का प्रयोग करके हम व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो मौलिक शोध का उद्देश्य केवल ज्ञान की प्राप्ति होता है। ऐसा नहीं है कि मौलिक शोध केवल विज्ञान विषय में ही किया जाता है। जो हमारे मनोविज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे शोध होते हैं जो मौलिक रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए किसी के बारे में बिहेवियरल रिसर्च करनी है या मानव व्यवहार से संबंधित कोई ऐसा शोध जिसका सामान्यकरण किया जा सके, तो उसको भी हम मौलिक रिसर्च के अंतर्गत रखते हैं। दूसरे टाइप का हमारा शोध है मात्रात्मक बनाम गुणात्मक शोध, यानी कि क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटी मतलब कि मात्रा, यानी कि ऐसा शोध जो कि मात्रा या राशि के माप पर आधारित होता है, उसे हम मात्रात्मक शोध कहते हैं। इसमें चरों को मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम मौसम में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो हम साल भर तक मौसम में परिवर्तन के डेटा को एकत्रित करते हैं और उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं। तो ये एक प्रकार का मात्रात्मक रिसर्च हुआ, क्योंकि इसमें हम मात्रा के रूप में अपना डेटा एकत्रित कर रहे हैं कि पूरे साल टेम्परेचर दिन के समय कैसा रहा, शाम के समय कैसा रहा, ह्यूमिडिटी कितनी रही। तो ये शोध एक तरह से मात्रात्मक शोध का उदाहरण है। वहीं दूसरी ओर गुणात्मक शोध जो होते हैं वो किसी घटना से संबंधित या किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से संबंधित होते हैं, जिनको हम गुणात्मक रूप से अध्ययन करते हैं, जिनको हम अच्छे से वर्णन करके देखते हैं। उदाहरण के लिए हमें मानव के किसी व्यवहार की जांच करनी है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो ये एक तरह का गुणात्मक रिसर्च हुआ, क्योंकि इसको देखने के लिए हम डीपली एनालाइज कर रहे हैं और अपनी जो हमारा डेटा है या जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हम गुणों के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार के शोध को हम गुणात्मक रिसर्च कहते हैं। और ये शोध से हम किसी भी चीज़ का विश्लेषण कर सकते हैं। दूसरे प्रकार के शोध हैं अवधारणात्मक बनाम अनुभविक शोध, यानी कि कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च। तो जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है वो किसी अवधारणा से प्रेरित होकर की जाती है या किसी अवधारणा को चेक करने के लिए की जाती है। तो अवधारणात्मक जो शोध होता है उसको हम अमूर्त विचारों या सिद्धांतों से संबंधित होता है। यह आमतौर पर दार्शनिकों और विचारकों द्वारा नई अवधारणाओं को विकसित करने के लिए की जाती है। जो हमारी दार्शनिक विचार होते हैं या हमारी दार्शनिक अवधारणाएं होती हैं, तो नई थ्योरी इस प्रकार की डेवलप की जाती है, इसको हम अवधारणात्मक शोध कहते हैं। दूसरी ओर जो एम्पिरिकल रिसर्च होती है वो अनुभवजन्य रिसर्च होती है, मतलब उसमें हम विचारों पे ना विमर्श करते हुए जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें होती हैं या जो चीज़ प्रूफ के साथ हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसको हम एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। यानी कि जो किसी अवधारणा पर किसी की बेस्ड नहीं होती या किसी के पर्सनल विचारों पर बेस्ड नहीं होती, उसके लिए केवल वो डेटा पर बेस्ड होती है और वो डेटा के रिसर्चेस पर बेस्ड होती है। तो वो ऐसी रिसर्च को हम एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर अवधारणात्मक रिसर्च में ये हो सकता है उदाहरण कि हम कहते हैं कि व्यक्ति कि कोरोना के भय के कारण आजकल लोग ऑनलाइन खरीदारी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एक तरह की अवधारणा है। लेकिन एम्पिरिकल रिसर्च में हम
तभी इस हाइपोथेसिस या इस परिकल्पना को मानेंगे जब हम ऑनलाइन ख़रीदारी का डेटा और ऑफलाइन ख़रीदारी का डेटा दोनों को देखेंगे और ये प्रूफ अगर हम कर पाते हैं कि ऑफलाइन ख़रीदारी से ज़्यादा ऑनलाइन ख़रीदारी हुई है, तब हम इसको एम्पिरिकल रिसर्च कह सकते हैं। जब हम इसको डेटा के बेस पे करते हैं और जब हम इसको विचारों के बेस पे करते हैं तो ये हमारी अवधारणात्मक रिसर्च कहलाई। कुछ अन्य टाइप की रिसर्चेस भी हैं जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, जैसे कि समय की दृष्टि से भी हम शोध को क्लासिफाई करते हैं। इसमें दो प्रकार की हो सकती हैं, वन टाइम रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। वन टाइम रिसर्च जैसा कि नाम से ही विदित है कि वो रिसर्चेस जो एक ही बार करते हैं और हमारा रिजल्ट आ जाता है या हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो उसको हम वन टाइम रिसर्च कहते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो होती है वो लंबे समय तक, समय के अंतराल के बाद लगातार चलती है। उदाहरण के लिए हमें 10 वर्षों का मौसम का डेटा देखना है तो 10 वर्षों तक स्टेप्स में वो लगातार हमारी रिसर्च चलेगी। या बच्चों पर कोई ऐसी स्टडीज़ है कि बचपन में उनके ऊपर इस परिस्थिति का बड़े होने पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसी ग्रुप का हम बचपन में स्टडी करेंगे और फिर कुछ वर्षों के बाद, 3 या 4 वर्षों के बाद हम उसी ग्रुप की दोबारा स्टडी करते हैं कि पहले जो रिसर्च की गई थी कि इस चीज़ का उनके ऊपर आगे आने वाले जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इस प्रकार की रिसर्चेज जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्चेज होती हैं जो एक बारी में ख़त्म नहीं होती। दूसरा है वातावरण की दृष्टि से। वातावरण मतलब कि जिस फील्ड में या जिस वातावरण में रिसर्च की जा रही है, तो इसमें फील्ड सेटिंग रिसर्चेज होती हैं, लेबोरेटरी रिसर्चेज होती हैं और सिमुलेशन रिसर्चेज होती हैं। तो फील्ड सेटिंग रिसर्च जो कि फील्ड में जाकर होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्चेज हमारी फील्ड में होती हैं या मार्केटिंग से रिलेटेड रिसर्चेज भी हमारी मार्केट में जाकर होती हैं। जबकि लेबोरेटरी रिसर्चेज ऐसी होती हैं जो लैब में सेटअप बनाकर रिसर्चेज की जाती हैं। और सिमुलेशन रिसर्चेज भी होती हैं जिनमें कि हमारा रियल सिचुएशन को हम सिमुलेट कर देते हैं लैब में, या दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। इस तरह से इन वाली रिसर्चेस को हम सिमुलेशन रिसर्च कहते हैं। इसी के बाद हमारी क्लिनिकल रिसर्च और डायग्नोस्टिक रिसर्चेस भी आती हैं जिन्हें हम नैदानिक अनुसंधान कहते हैं। जो क्लिनिकल रिसर्च होती है ये किसी केस स्टडी अथवा किसी परिस्थिति के गहन अध्ययन से संबंधित होती हैं और किसी विशेष परिस्थिति का गहन अध्ययन करके उसके कारणों का, उसके होने के कारणों का पता लगाया जाता है, तो उसको हम क्लिनिकल या डायग्नोस्टिक रिसर्चेस कहते हैं। उदाहरण के लिए जो मेडिकल साइंसेज में हमारी रिसर्चेस की जाती हैं, नई नई बीमारियां आती हैं, तो उन सभी का गहनता से अध्ययन करने के बाद जो हमारी रिजल्ट्स आते हैं तो वो हमारे नैदानिक अनुसंधान के उदाहरण होते हैं। फिर है एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मलाइज्ड रिसर्च। एक्सप्लोर करना मतलब नई चीज़ खोज करना। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेज में क्या होता है कि हम पहले से बहुत ज़्यादा अपनी रिसर्च का जो ढांचा होता है वो तैयार नहीं करते, जबकि हम उसको ओपन छोड़ देते हैं। अपने उद्देश्यों को सेट करने के बाद हम ओपन छोड़कर रिसर्च करते हैं और ये देखते हैं कि क्या चीज़ नई निकल कर आएगी, जिसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। जबकि फॉर्मलाइज्ड रिसर्च जो होती है उसमें फॉर्मलाइज्ड रिसर्च को हम औपचारिक रिसर्च भी कहते हैं, जिसमें कि पूरी मेथडोलॉजी, पूरा रिसर्च डिज़ाइन, वो सब चीज़ें हम पहले से ही फॉर्म कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे लैब के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो एक तरह से हमारी फॉर्मलाइज्ड रिसर्च होती है। लेकिन कुछ लैब के एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हम ट्रायल बेस पे करते हैं, एरर एंड ट्रायल बेस पे, तो वो हमारे एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेस भी हो सकती हैं, क्योंकि कुछ नया निकल कर आ गया। या कुछ मार्केटिंग रिसर्च भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेस हो सकती हैं, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि ये नया ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। एक और रिसर्चेज होती हैं हमारी जिन्हें हम हिस्टोरिकल रिसर्चेस कहते हैं या ऐतिहासिक शोध।
ये भूतकाल की किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या किसी बिल्डिंग आदि या अवशेषों या दस्तावेजों के डीप एनालिसिस से संबंधित होती हैं। मतलब कि पुराने समय में जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जिन पर शोध नहीं हो पाया या जिन पे सभी लोग अपने अपने विचार देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों था, तो इससे रिलेटेड जो रिसर्चेज होती हैं वो हमारी ऐतिहासिक रिसर्च यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्चेज कहलाती हैं। फिर एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं कंक्लूज़न ओरिएंटेड या फिर डिसीज़न ओरिएंटेड रिसर्च। कंक्लूज़न ओरिएंटेड मतलब निष्कर्ष उन्मुख और डिसीज़न ओरिएंटेड मतलब निर्णय उन्मुख रिसर्च। निष्कर्ष उन्मुख रिसर्चेज मतलब कि कंक्लूज़न ओरिएंटेड, जिसमें हमें ऐसी रिसर्चेज जिनमें हमें कोई निर्णय नहीं लेना है, बस हमने रिसर्च की और उसका हमने कंक्लूज़न दे दिया कि हमने रिसर्च करी है और इसका रिज़ल्ट ये आया है, मतलब कि ऐसा होता है। लेकिन जो निर्णय उन्मुख रिसर्चेज होती हैं वो किसी समस्या के समाधान से संबंधित होती हैं, क्योंकि वो रिसर्चेज हमने किसी निर्णय को लेने के लिए ही की हैं। इसीलिए ऐसी रिसर्चेज में हमारा जब ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम रिसर्च करते हैं और उसके बाद हम रिसर्च के रिजल्ट्स को अप्लाई करते हुए निर्णय लेते हैं, तो इस प्रकार की रिसर्च हमारी निर्णय उन्मुख रिसर्च होती है। ऑपरेशन रिसर्च भी निर्णय उन्मुख रिसर्च का ही एक उदाहरण है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को रिसर्च के प्रकार समझ में आ गए होंगे। इससे संबंधित अगर कोई क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम रिसर्च से संबंधित और टॉपिक्स लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।